अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने डिस्कशन कल स्टार्ट की थी प्रोजेक्ट अप्रेजल के ऊपर, या इसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहा जाता है, जिसमें हमने कैपिटल प्रोजेक्ट्स, कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की फिजिबिलिटी असेस करना सीखना है। उसमें हमने डिफरेंट मेथड्स को हमने आइडेंटिफाई किया था, हम अपने सिलेबस में कवर कर रहे होंगे। प्राइमरली ये पेबैक पीरियड मेथड, एनपीवी, आईआरआर एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड, ये 4 मेथड हम कवर करेंगे। बाकी जो मेथड इस लिस्ट में आ रहे हैं वो इंशाल्लाह आप CFAP 4 में कवर कर रहे होंगे। हमने डिस्कशन अपनी स्टार्ट की थी पेबैक पीरियड मेथड से। एक तरीका जो पेबैक पीरियड हमें बताता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी असेस करनी है, तो आप देख लीजिए कि वो प्रोजेक्ट आपको अपनी फ्यूचर इनकम से कितने अरसे में आपकी इन्वेस्टमेंट वापस करेगा, पे बैक करेगा। तो उसके लिए हमने जो फोकस किया था, हम कैश रिटर्न पे फोकस करते हैं कि हम जो अपनी जेब से कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट अपनी कमाई से वो कैश कितनी देर में हमें वापस करेगा। अगर हमारी रिटर्न इवन है, इक्वल है सालाना, तो ये बेसिक फार्मूला है जो हमने सीखा था पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। और अगर हमारी रिटर्न किसी प्रोजेक्ट से अनइवन है, हर साल डिफरेंट कैश फ्लोज हैं, तो हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लो की वर्किंग से पेबैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना पहला काम, किसी भी प्रोजेक्ट को वैल्यूएट करना है, उस प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड एस्टिमेट कीजिए। और पेबैक पीरियड के लिए हमें जो डाटा चाहिए होता है, ईयर वाइज इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड देन फ्यूचर रिटर्न इन कैश। और ये रिटर्न हमारी एस्टिमेटेड होती है, और ये रिटर्न हमारी नेट कैश फ्लोज, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, नेट कैश इनफ्लोज होती है कि प्रोजेक्ट करने के नतीजे में हमें नेट हमारी जेब में कितना पैसा कैश रिटर्न की सूरत में, कैश इनकम की सूरत में आएगा। हमने इसके अलावा इसके डिसीजन रूल पे भी बात की थी, फिजिबिलिटी के एंगल से और कंपैरिजन के एंगल से। फिजिबिलिटी में हमने कहा था वी विल बी प्रोवाइडेड अ स्टैंडर्ड पेबैक, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिकली सब्जेक्टिव तरीके से सेलेक्ट करती है। प्रोजेक्ट पेबैक को स्टैंडर्ड पेबैक से कंपेयर करते हैं। अगर प्रोजेक्ट जो आप एवेल्यूएट कर रहे हो वो आपके स्टैंडर्ड के मुकाबले में जल्दी पैसा वापस कर रहा है, तो पैसा जल्दी वापस करना अच्छी बात है, ये प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको स्टैंडर्ड के मुकाबले में देर से पैसा वापस कर रहा है, हम कहते हैं ये प्रोजेक्ट हमारे स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा, तो हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ये कुछ रूल से कंपैरिजन का रूल था। जिस प्रोजेक्ट का पेबैक शॉर्ट है वो अच्छा है, क्योंकि जल्दी पैसे वापस आना इट्स गुड फॉर द बिजनेस। इन्वेस्टर की नज़र में वो अच्छा कारोबार है जो जल्दी पैसे कमा के वापस करता है। जी, पेबैक पीरियड मेथड पे हमने कुछ बातें डिस्कस की थी। कोई सवाल? पेबैक पीरियड के रेफरेंस से एक हमने इक्वेशन भी डिस्कस कर ली थी कि एग्जामिनर एक छोटी सी ट्रिक डाल सकता है कि हमें एनुअल रिटर्न जो है किसी प्रोजेक्ट के नतीजे में वो कैश फ्लो की जगह प्रॉफिट टर्म में दे दे। तो हमने एक रिलेशनशिप पढ़ लिया कि हम प्रॉफिट में अगर डेप्रिसिएशन ऐड कर दें तो हमें कैश फ्लो मिल जाते हैं, कैश फ्लो में से डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो प्रॉफिट आ जाता है, और प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दें तो कैश फ्लो आ जाता है। बाकी कोई एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट और कैश फ्लो में यकीनन मल्टीपल एडजस्टमेंट्स होती हैं, IAS 7 में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे इस सब्जेक्ट में वो एडजस्टमेंट्स अप्लाई नहीं करेंगी। हमसे सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट एक्सपेक्ट की जाएगी कैश और प्रॉफिट में, वो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है। जी, एनी क्वेश्चन किसी बच्चे के जहन में यहाँ तक जो डिस्कशन है उससे रिलेटेड कोई सवाल? तो आपने एक या दो प्रोजेक्ट्स या 3 प्रोजेक्ट जिनकी फिजिबिलिटी असेस करनी है, हर प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे, प्रोजेक्ट को कंपैरिजन में देखने हैं, तो आपस में जिस प्रोजेक्ट का पेबैक सबसे कम वो बेहतर है। प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी असेस करनी है तो प्रोजेक्ट के पेबैक को स्टैंडर्ड पेबैक से कंपेयर करके डिसाइड कर लें कि प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अच्छा, ये बेसिक पेबैक पीरियड की कहानी कल हम क्लोज कर गए थे, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने आपसे कल शेयर कर लिया था, बड़ा बेसिक सा टूल है। यूजुअली प्रैक्टिकली अगर बात करें तो पेबैक पीरियड के सर पे हम प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते नहीं हैं। ये टूल एज अ टूल हम पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन इस टूल के सर पे फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता। इस टूल को अप्लाई करना आसान होता है। इस टूल को हम बाकी एडवांस टूल के साथ एडिशनल टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि पहले हम ये टूल इस्तेमाल करते हैं, जल्दी से कैलकुलेट हो जाता है। अगर ये टूल में कोई प्रोजेक्ट पास हो जाए तो फिर हम उस पर एडवांस टूल अप्लाई करने जाएंगे। चलो भाई, इस ये
पहला टेस्ट पास हो गया तो अब जरा बड़े वाला टेस्ट जो है, जो बड़ी टेक्निक है, बड़ा टूल है, उसको अप्लाई करके देखते हैं उस पर प्रोजेक्ट कैसे उतरता है, उस पे प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी का क्या मेयार निकलता है। तो ये टूल बेसिक टूल है, इसमें कई फ्लॉज हैं। जैसा एक तो कल आपके साथी ने आइडेंटिफाई कर दिया था, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आप लोग फेमिलियर है कॉन्सेप्ट से, वो एक अहम कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में। पैसे से जब आप डील कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसको कंसिडर ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ये टूल उसको इग्नोर कर रहा है। इसके अलावा भी कुछ फ्लॉज हैं, हम उनकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन सबसे बड़ा मेजर फ्लॉ, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसलिए इस टूल में हम कहते हैं कि बहुत अहम या बहुत यूजफुल टूल ये नहीं है। इनिशियल स्क्रीनिंग के तौर पे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई जो प्रोजेक्ट नया सामने आए पहले ये टूल लगा लो, अगर ये फिल्टर पास होगा तो बाकी टूल भी लगा के देख लेंगे हम। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में को बताएगा मुझे, व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि अब हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिस्कस करने हैं और उसके साथ ही एडवांस टूल पे बात करनी है जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं। जो कैश फ्लो आएगी फ्यूचर पीरियड में जो हम आज आइडेंटिफाई करें वो इंट्रिंसिक होंगे। क्या होंगे? इंट्रिंसिक तो क्या होता है? रियल होंगे। इंट्रिंसिक क्या होता है बेटा? तूने लफ्ज बोला तो मतलब बता, तू ही बता दे। चल जी बेटा, रियल होंगे। इंट्रिंसिक होंगे, रियल होंगे, ये दो टर्म्स हमने कहाँ पढ़ी, किस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे बेटा? आपने माशाल्लाह दो बड़ी अच्छी टर्म इस्तेमाल की हैं जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक आप कह लो कि एक अच्छे नॉलेजेबल स्टूडेंट के पास होती हैं। तो इसलिए मुझे ज़रा हैरत हुई, मैं जानना चाहूँ ये टर्म्स आपने किन सब्जेक्ट में पढ़ी हैं? मैंने शेयर्स में शेयर्स में पढ़ी थी। ये कौन सा सब्जेक्ट है? अच्छा, तो बेटा अभी आपने फिर सिर्फ वो आपके सामने से टर्म गुजर गई, उनका मतलब आपको भी पता नहीं है, ठीक है? तो इंशाअल्लाह हम अभी इंट्रिंसिक की टर्म तो शायद हमारी यहाँ पे डिस्कस नहीं होती, लेकिन बस उससे रिलेटेड टर्म जो है जो हम एकेडमिक टर्म डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर में डिस्कस होने वाली हैं। तो अभी इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन कि आप जो सवाल पूछे उसका जवाब दूँ, क्योंकि आपने तो पढ़ लिया कहीं पे और आपके पास तो थोड़ा सा हाफ नॉलेज आ गया, लेकिन मेजोरिटी के पास भी वो नॉलेज है नहीं। तो हम स्ट्रक्चर्ड वे में ऐसा ऐसा चलते जाएंगे, आपकी बातों के सारे जवाब मिलेंगे। ये रियल कैश फ्लो क्या होते हैं, इंट्रिंसिक या मनी या नॉमिनल कैश फ्लो क्या होते हैं, ये बड़ा हमारा एक एरिया है इस चैप्टर, इसी चैप्टर में एक एरिया है। मुझे थोड़ी सी ये हैरत हुई कि आपकी पिछली क्लास में मुझे लगता है पिछले किसी सब्जेक्ट में ये टर्म यूज़ नहीं हुई थी, इसलिए मुझे हैरत हुई कि आपने टर्म ये यूज़ क्यों की हैं। लेकिन इस स्टेज पे भी हम इस पर बात नहीं करेंगे, मे भी आज से 5, 7, 8 दिन बाद इसकी बारी आएगी जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा, फिलहाल टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू मनी क्या है? मैंने तो सवाल ये पूछा था भाई, तूने मुझसे सवाल पूछ लिया। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? टाइम वैल्यू मनी क्या है, कोई बताएगा? जी बेटा, बिल्कुल ठीक है जी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू का ताल्लुक टाइम से है, और अगर और इसको एलैबोरेट करें, मनी लूजेस वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। आज 1000 की जो वैल्यू है, आज से साल बाद 1000 रुपए की वो वैल्यू नहीं रहती। पैसे की वैल्यू वक्त के गुजरने के साथ कम होती जाती है। बाय द वे, वैल्यू से मुराद क्या है? पैसे की वैल्यू से क्या मुराद है? परचेजिंग पावर। हम पैसे से कितनी चीज खरीद सकते हैं वो, उसको हम पैसे की वैल्यू कहते हैं। तो वक्त गुजरने के साथ पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं अगर आपको एक मिसाल दूं कि आपने किसी एक दोस्त को उधार दिया कुछ अर्सा पहले, आज उसकी ड्यू डेट आ गई और उसने आपसे एक रिक्वेस्ट की कि भाई पैसे तो मैंने अरेंज कर लिए हैं, उधार वापस करने के लिए से 1 लाख रुपया है, पैसा मेरे पास 1 लाख अरेंज हो गया है, लेकिन क्या आप मुनासिब समझोगे कि मैं ये पैसा आपको 1 साल बाद वापस कर दूं? पता आपको चॉइस दे रहा है कि पैसा अभी भी ले सकते हो मुझसे आप, लेकिन 1 साल बाद भी ले सकते हो। तो बताओ व्हाट इज योर डिसीजन? लीव असाइड ऑल अदर फैक्टर्स, फाइनेंशियल पैसे की वैल्यू के हिसाब से आपका डिसीजन क्या है? आपको पैसा आज चाहिए 1 साल बाद चाहिए? यू नीड मनी टुडे। हम पैसे को आज लेना प्रेफर करेंगे बनिस्बत फ्यूचर के, और उसकी वजह क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट। हमें पता है कि 1 लाख रुपए की जो आज वैल्यू है हमारे लिए, वो 1 लाख रुपए की वैल्यू आज से 1 साल बाद नहीं रहेगी। 3 फैक्टर्स की वजह से हम कहते हैं हम पैसा आज प्रेफर कर रहे हैं। 3 फैक्टर्स की वजह से हम पैसे को आज प्रेफर कर रहे हैं। फैक्टर नंबर 1, इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन क्या होता है भाई? राइज इन प्राइसेस। हमें पता है भाई 1 लाख रुपए में जो आज हम खरीद सकते हैं, आज से 1 साल बाद 1 लाख में वो खरीद नहीं पाएंगे, कीमतें बढ़ जाएंगी। दूसरा, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। अगर हमें आज 1 लाख मिल जाएगा तो उसको कहीं इन्वेस्ट करके हम 1 साल में उस पर कुछ इनकम कमा सकते हैं। 1 लाख का 1,10,000, 1,20,000 बना सकते हैं। लेकिन अगर इंतजार करते रहे तो साल बाद भी 1 लाख ही मिलेगा। और तीसरी चीज अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर अनसर्टन है। आज हमारे साथी की विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है टू पे अस, लेकिन साल बाद खुदा ना खास्ता को उसको कारोबार में नुकसान हो गया, किसी वजह से वो परेशानी में चला गया और उसके बाद पैसे ना हुए पे करने के लिए, फ्यूचर इज अनसर्टन। तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं वी प्रेफर मनी टुडे रादर देन इन फ्यूचर। इन अदर वर्ड्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन 3 फैक्टर्स की वजह से एग्जिस्ट करती है। और पे बैक में ये तीनों फैक्टर्स को इग्नोर किया जा रहा है। पे बैक तो कह रहा है जी आज 90 लगाया था, ये 90 कितनी देर में वापस आया। अब वो पे बैक इस चीज को इग्नोर कर रहा है कि आप ये जो 90 आज लगा रहे हो, इसकी वैल्यू ये अगले 3 सालों में जो 90 आ रहा है उससे कहीं ज्यादा है। ये ना टाइम वैल्यू मनी, कि जो आज पैसा 90 इन्वेस्ट किया, अगले 3 साल में 90 आया, हमने कहा जी पे बैक पूरा हो गया, जो पैसा लगाया था वो वापस आ गया। तो वैल्यू के टर्म में ये मुनासिब बात नहीं है। गिनती की टर्म में तो साफ पूरा हो गया कि 90 लगाया था 90 आ गया, लेकिन वैल्यू की टर्म में ये बात मुनासिब नहीं। जो हमने पैसा लगाया था वैल्यू के हिसाब से में वही पैसा नहीं आया। ये ड्रॉबैक है पे बैक पीरियड मेथड का। एक पे बैक पीरियड का एक और मेथड, एक और ड्रॉबैक भी आपको मैं बता देता हूं, आल्दो हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करना, लेकिन एक ड्रॉबैक हम यहां पे और भी ऐड कर सकते हैं। पे बैक क्या कह रहा है कि आप प्रोजेक्ट जिसमें पैसा लगाने का सोच रहे हो, देखो वो प्रोजेक्ट आपका पैसा कितनी देर में वापस करता है, उसके हिसाब से फैसला करो। और भाई कारोबार में हम पैसा जो लगाते हैं सिर्फ उसी को वापस लेना हमारा मकसद होता है क्या? कारोबार में तो जो हम पैसा लगाते हैं उसको भी वापस लेना है, उस पर रिटर्न भी लेनी है। तो पे बैक का एक और बड़ा ड्रॉबैक कि ये रिटर्न का जिक्र ही नहीं करता, भाई कमाया कितना है। ये तो जो असल लगाया था उसकी वापसी की बात कर रहे हैं, बल्कि कारोबार तो हम असल के ऊपर कमाई के लिए करते हैं। तो पे बैक में एक बड़ा ड्रॉबैक कि ये कमाई का जिक्र नहीं कर रहा, ये जो इन्वेस्टमेंट लगाई थी उसकी वापसी की बात कर रहा है। हकीकतन तो हम कारोबार में पैसा लगाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे कमाई के लिए, ये बात कर रहे हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की, जबकि हम कारोबार करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट पे कमाई कमाने के लिए। ठीक है, तो ये एक दूसरा ड्रॉबैक भी है। 2 ड्रॉबैक पे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, बट अभी हम पे बैक पीरियड मेथड, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलते हैं। अच्छा जी, आप कोई भी बेसिक डिसीजन मेकिंग टूल पढ़ो, जैसे हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ा था। अगर आपको याद हो डिसीजन मेकिंग के हमने डिफरेंट रूल्स वहां पे देखे थे कि जी फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन करना हो तो ये रूल है, शट डाउन डिसीजन करना है तो ये रूल है। हर रूल की, हर डिसीजन मेकिंग रूल का अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये होता था, उस डिसीजन की कॉस्ट क्या है और उस डिसीजन का बेनिफिट है। जैसे फर्दर प्रोसेसिंग में हमारा रूल क्या था? इंक्रीमेंटल कॉस्ट वर्सेस इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट वर्सेस इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, रेवेन्यू इज द बेनिफिट, कॉस्ट क्या रेवेन्यू वर्सेस कॉस्ट। अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो हम कहते थे डिसीजन ले लो। इसी तरह हमने शट डाउन डिसीजन पढ़ा था, वहां पे रूल क्या था? कंट्रीब्यूशन लॉस, फिक्स्ड कॉस्ट सेविंग, एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट सेविंग, ऐसे ही था ना, कंट्रीब्यूशन लॉस एंड अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। तो भाई वो अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट बेनिफिट था, कंट्रीब्यूशन लॉस कॉस्ट था, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। तो डिसीजन मेकिंग की कोई भी सिचुएशन हो, अंडरलाइंग प्रिंसिपल एक ही है कि उस फैसले के लिए हमें खर्चा क्या करना पड़ेगा, उस खर्चे के नतीजे में फायदा क्या मिलेगा। यही असूल अब हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे भी अगर लगाएं, वही प्रोजेक्ट ए जिसका कल हमने पे बैक कैलकुलेट किया था, वो प्रोजेक्ट दोबारा हमारे सामने यहाँ पे आया। इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में ये रिटर्न है। अगर हम आज ये इन्वेस्टमेंट कर दें तो फ्यूचर में इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में, पहले ये मशीन है, ये मशीन चलेगी, कुछ मशीन कमा के देगी, और जब मशीन की लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसको बेच के भी कुछ ना कुछ पैसा हमें मिल जाएगा। तो इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में ये हमें बेनिफिट्स आने वाले हैं।
कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट यहाँ पे लगाओ अगर, तो भाई 90 मिलियन की कॉस्ट है और इन सब का टोटल है 134, ये बेनिफिट्स हैं। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का असूल यहाँ पे लगाएं तो ऑन द फेस ऑफ इट लग तो रहा है बेनिफिट ज्यादा है, प्रोजेक्ट फीजेबल है, बट क्या ये दोनों वैल्यूज कंपेरेबल हैं? अभी पिछली स्लाइड पे हम पढ़ के आए कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट है ये तो है प्रेजेंट वैल्यू में, और ये जो बेनिफिट्स आ रहे हैं ये हैं फ्यूचर वैल्यू में, और प्रेजेंट वैल्यूज और फ्यूचर वैल्यूज का कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसी मसले का हल के लिए आपने डिस्काउंटिंग सीखी हुई है, सीखी ना डिस्काउंटिंग क्यूएम में। डिस्काउंटिंग क्या करती है? फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देती। कैसे कर देती है वो भी हम रिवाइज कर लेंगे, लेकिन यहां पे आती है जनाब डिस्काउंटिंग, जो कि फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देती है। तो हम जो बात कर रहे थे, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू में पड़ी हुई थी और हमारी जो बेनिफिट्स हैं वो फ्यूचर वैल्यू में बिखरे पड़े हुए थे, यहाँ पे कई सालों में बिखरे हुए थे। तो हमने डिस्काउंटिंग सीखी है जो कि बेनिफिट्स को प्रेजेंट वैल्यू में ले आएगी। तो जब बेनिफिट्स भी प्रेजेंट वैल्यू में आ जाएंगे तो फिर आप इन्वेस्टमेंट जो कि आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का कंपैरिजन प्रेजेंट वैल्यू टर्म में कर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज अ डिसीजन मेकिंग टूल। हमने किसी प्रोजेक्ट के बारे में फैसला करना हो कि प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं, तो भाई रूल फैसले के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट है। कैपिटल प्रोजेक्ट में इशू क्या होता है कि कॉस्ट आपकी प्रेजेंट में लगती है, बेनिफिट फ्यूचर में आ रहा है, कई सालों में आता है। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में ये मसला नहीं होता, वो तो आज आपने प्रोडक्ट बनानी है, कल बेच देनी है, ठीक है। तो वहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं आता। टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट आता है जब आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। ये आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, 5 साल के प्रोजेक्ट की प्लानिंग है। यहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट आज आप करते हो और बेनिफिट्स 5 साल में आते हैं। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट यहां पे कंपेरेबल नहीं है। हल निकालते हैं हम डिस्काउंटिंग से, जिसमें हम फ्यूचर बेनिफिट्स को जो अगले 5 सालों में फैले हुए हैं इनको डिस्काउंट करेंगे, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। सो पीवी ऑफ बेनिफिट्स को कॉस्ट से कंपेयर करके फैसला कर लेते हैं, वहां से हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन बन जाएगा। तो छोटी सी एक्टिविटी की मदद से हम ये डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को ज़रा रिफ्रेश करते हैं। यू शुड रिकॉल कि ये एक बेसिक कंपाउंडिंग की इक्वेशन है और इसी कंपाउंडिंग इक्वेशन को रीअरेंज करें तो ये डिस्काउंटिंग की इक्वेशन हमारी बन जाती है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस एन। और मैं अगर इसको एक और अंदाज में भी लिखना चाहूँ तो फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, हम इसको ये भी कर सकते हैं, वेयर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस एन। ठीक है जी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जी बेसिक से फार्मूलाज हैं जो कि हमने रिपीटेडली इस्तेमाल किए हुए हैं क्यूएम में। इनको ज़रा रिवाइज करने के लिए हमारे सामने कुछ एक्टिविटीज़ हैं, छोटी छोटी सी इलस्ट्रेशंस हैं। ये कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग के फार्मूलाज की एप्लीकेशन के लिए, तो ज़रा इन पे नज़र डालते हैं। ये कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग के बेसिक फार्मूलाज, इनकी एप्लीकेशन के लिए हम इलस्ट्रेशन 3, 4, 5, 6, 7, ये छोटी छोटी सी इलस्ट्रेशन कैलकुलेशन है कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग की, इन पे ज़रा नज़र डालिए। लीजिए जी, कुछ कैलकुलेशन कंपाउंडिंग की हैं, कुछ डिस्काउंटिंग की हैं। शुरू हो जाइए काम यहाँ से जनाब, इलस्ट्रेशन 3 से शुरू कीजिए। ये आपकी क्लास एक्टिविटीज़ हैं, परफॉर्म कीजिए जनाब। फार्मूलाज आपके सामने हैं कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग के। अगर किसी बच्चे को नोट करने की ज़रूरत है तो देख लीजिए, ये कंपाउंडिंग का फार्मूला है और इसके नीचे इलस्ट्रेशन 3 और 4 कंपाउंडिंग की इलस्ट्रेशन है। परफॉर्म कीजिए कैलकुलेशन ज़रा फटाफट, शाबाश बेटा। जी बेटा, पेबैक पीरियड मेथड में कमाई का जिक्र नहीं होता। हाँ बेटा, पेबैक पीरियड मेथड में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं होता।
पे बैक पीरियड मेथड क्या कहता है कि आप कैलकुलेट करो आपकी इन्वेस्टमेंट कितने अरसे में वापस आ रही है। अब इन्वेस्टमेंट आनी तो कमाई के थ्रू ही वापस है, लेकिन बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट की वापसी तक की जाती है। जब इन्वेस्टमेंट वापस आ गई उसके बाद क्या हो रहा है, पे बैक पीरियड मेथड उसकी बात ही नहीं करता। आपने क्या देखा भी, हमने कल प्रोजेक्ट ए का पे बैक कैलकुलेट किया 3 साल, बस 3 साल के बाद क्या हुआ हमने बात ही नहीं की। प्रोजेक्ट बी का पे बैक कितना है, 2 साल 4 महीने। 2 साल 4 महीने के बाद क्या हुआ, हमने उसको कंसिडर ही नहीं किया। हमने कहा जी प्रोजेक्ट बी अच्छा है जी, 2 साल 4 महीने। तो पे बैक के बाद क्या आ रहा है पैसा, हमने डिसीजन मेकिंग में उसको कंसिडर नहीं किया। ये पे बैक का ड्रॉबैक है कि सिर्फ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तक वो डिस्कशन कंसिडर करता है डाटा को। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद मजीद क्या, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद मजीद क्या इनकम है, रिटर्न है, उसकी बात पे बैक पीरियड मेथड नहीं करता, उनको इग्नोर करता है। जी इलस्ट्रेशन 3 में हमसे कहा गया है बताइए हाउ मच वी रिसीव इन 3 years इफ वी इन्वेस्ट 100,000 टुडे एट 20%। अब इस फार्मूला के मुताबिक हमें कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या है, अगर हम 1 लाख आज इन्वेस्ट करें तो आज का पैसा जो होता है वो प्रेजेंट वैल्यू होता है, और ये हमारा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और दिस इज एन। तो जनाब यहां से बताइए व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू, 17800। किसी बच्चे को बेटा कैलकुलेशन रिकॉल करने में दिक्कत हो, ऑलवेज रेज योर हैंड एंड आस्क अ क्वेश्चन। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ 38,000 इन्वेस्टेड फॉर 7 years एट 5%। अगेन ये आपकी पीवी है, ये आपका एन है और ये आपका आर है। क्या वैल्यू आई, 5470। लीजिए जी इलस्ट्रेशन हमारी 4 का आंसर। अब ये आ गया जनाब अरेंज होके फार्मूला डिस्काउंटिंग का, और ये कुछ एक्टिविटी इलस्ट्रेशन 5, 6, 7 हमारी डिस्काउंटिंग की है। ठीक है जी, तो बताइए जनाब अब इलस्ट्रेशन 5, 6 और 7 का आंसर, बल्कि 5 और 6 का बताइए, 7 का मैं आपके साथ कैलकुलेट करूंगा। इलस्ट्रेशन 5, व्हाट शुड बी इन्वेस्टेड नाउ, मतलब प्रेजेंट वैल्यू, टू रिसीव 10,000 इन 4 year टाइम, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू है, ये आपका एन है और ये आपका आर है। जी प्रेजेंट वैल्यू, आज कितना पैसा इन्वेस्ट करें कि 4 साल बाद 10,000 मिल जाए, 7350। और सिमिलरली इलस्ट्रेशन 6, प्रेजेंट वैल्यू बताइए व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1,15,000 रिसीवेबल इन 9 years इफ आर इज 6, सो एन इज 9, फ्यूचर वैल्यू 1,15,000, प्रेजेंट वैल्यू हमें पूछा जा रहा है 68068। लीजिए जी, ये बेसिक सी कैलकुलेशंस हमने परफॉर्म की। हमें पता हो पैसा फ्यूचर में कब आना है, फ्यूचर में कितने साल बाद आना है, ये पता लग जाए, और आर रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो हम उस फ्यूचर के पैसे की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 साल बाद जो 1,15,000 आना है, अगर रेट ऑफ रिटर्न 6% है तो ये 1,15,000 9 साल बाद जो आना है आज के 68068 के बराबर है प्रेजेंट वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 68068 है। जी एनी क्वेश्चन। हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट सीखा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के साथ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का मसला हम कैसे हल कर सकते हैं, उस पर हमने बात की। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के साथ हमें जो चीज़ पता लगती है कि हम कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट कंपैरिजन आसानी से परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्ट प्रेजेंट में है, बेनिफिट फ्यूचर में है। इसके लिए हमें डिस्काउंटिंग की ज़रूरत है। हम डिस्काउंटिंग की मदद से फ्यूचर वैल्यूज़ को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और फिर कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट परफॉर्म करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं तो फिर हम कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट की एक्टिविटीज़ भी देखेंगे। जी एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं डिस्काउंटिंग के ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये थोड़ा सा डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में। अ बोरोवर इज ड्यू टू रीपे लोन ऑफ 150,000 इन 4 years. He has offered to pay an extra 30,000 as long as he can repay after 6 years.
लेंडर हैज अरेंज फंड्स एट 8%। बोरोअर जिसने उधार लिया है, लेंडर जिसने उधार दिया है। तो जिसने उधार लिया है उसने 4 साल बाद 1,50,000 देने हैं। उसने ऑफर की है कि भाई मुझसे आप 6 साल बाद 30,000 एक्स्ट्रा ले लेना, मतलब 6 साल बाद 1,80,000 ले लेना। हमसे पूछा क्या जा रहा है, शुड लेंडर एक्सेप्ट दिस ऑफर? क्या लेंडर को, जिसने पैसा दिया है, ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए? इसका मतलब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, 150,000 आफ्टर 4 years वर्सेस 180,000 आफ्टर 6 years। और हमसे पूछा जा रहा है बताइए इनमें से कौन सी ऑप्शन बेहतर है, किस ऑप्शन को लेंडर सिलेक्ट करे। जी, क्या ये दोनों ऑप्शन एज इट इज कंपेरेबल है? वजह क्या है? टाइमिंग डिफरेंस। ये पैसा 4 साल बाद है, ये पैसा 6 साल बाद है। जब टाइम फर्क हो पैसे का तो उनकी वैल्यू सेम नहीं होती, कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में जहां पे आपके कैश फ्लोज की टाइमिंग फर्क है, आपको कंपैरिजन करना है। डिस्काउंटिंग हमें हल क्या देता है कि तमाम फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ले लो। तो जब कैश, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू ले लो, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू ले लो, देन दे बोथ विल बिकम कंपेरेबल। फिर कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है। तो जनाब 1,50,000 की प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। 1,50,000 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस n, और 1,80,000 की प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए की प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए 1,80,000 इंटू 1.08 रेज़ टू पावर माइनस 6। तो जनाब 1,50,000 की प्रेजेंट वैल्यू 1,254 और इसकी प्रेजेंट वैल्यू 431। तो जनाब हम यहाँ पे देखते हैं कि 1,80,000 की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है। सो हमारा डिसीजन है लेंडर शुड एक्सेप्ट द ऑफर। हमसे पूछा जा रहा था क्या लेंडर को ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये तो एग्रीमेंट हुआ हुआ है, ये ऑफर बोरोअर ने दी है, क्या लेंडर को ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए? तो हमारा डिसीजन है यस, क्योंकि इस ऑफर में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो ज्यादा है, इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो कम है। तो जहां पे प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा वो पैसा ज्यादा। जी, डिस्काउंटिंग का इस्तेमाल कैसे हम डिफरेंट टाइमिंग पे कैश फ्लोज को कंपेयर करते हैं। एनी क्वेश्चन? जी बेटा। ना बेटा, इंक्रीमेंटल बेनिफिट आपके साथी का सवाल है कि हमने डिसीजन मेकिंग में असूल पढ़ा है कि हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब रिटर्न की बात करते हैं तो इंक्रीमेंटल रिटर्न ली जाती है। इंक्रीमेंटल रिटर्न से मुराद क्या है कि इन्वेस्टमेंट से पहले जो हम कमा रहे थे उसके ऊपर इजाफी। मैं लेट्स अज्यूम मेरे पास एक मशीन फैक्ट्री में चल रही है जो सालाना 10,000 यूनिट बना के देती है। अब मैं अगर एक नई मशीन, सिमिलर मशीन ऐड करूंगा तो सालाना कितने यूनिट्स बनाऊंगा? 20,000। लेकिन इंक्रीमेंटल कितने हैं? ठीक है। तो अब मैंने जब सेकंड मशीन की फिजिबिलिटी करनी है ना, तो सेकंड मशीन की फिजिबिलिटी में मैंने सालाना सेल कितनी लेनी है? 10,000। ये है इंक्रीमेंटल। ठीक है। जो हम सालाना कैश फ्लो बनाएंगे ना सेकंड मशीन के, उसमें मैंने इजाफी सेल लेनी है कि मैंने इस नई मशीन की वजह से इजाफी सालाना सेल मेरी क्या आ रही है। इजाफी से मराद ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट के वापस आने के बाद इजाफी क्या है, इजाफी से मराद है कि उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में इमीडिएटली क्या इजाफी मिलना शुरू हो गया मुझे। तो 10,000 यूनिट्स की इजाफी सेल लेंगे और उन्हीं 10,000 यूनिट्स की इजाफी कॉस्ट लेंगे हम। पुराने जो 10,000 चल रहे हैं वो भी बन रहे हैं, वो भी बिक रहे हैं, बट उसका मेरे नई मशीन की इन्वेस्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो नई मशीन से पहले के बन रहे हैं, बिक रहे हैं। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? डिसीजन मेकिंग के बेसिक असूल वही हैं। ठीक है। बल्कि अभी हम इसी चैप्टर में हम रेलेवेंट कॉस्टिंग के जो प्रिंसिपल हमने पढ़े थे कैफ 3 में, वो सारे रिवाइज करेंगे अभी हम।
क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो रेलेवेंट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, हमने रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स, वो कॉन्सेप्ट भी हमें इन्वेस्टर अप्रेजल के क्वेश्चन में टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि ये भी डिसीजन मेकिंग का ही एरिया है ना। बस सिर्फ फर्क क्या है, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग थी, वो शॉर्ट टर्म थी। तो वो कॉन्सेप्ट जो रेलेवेंट कॉस्टिंग को यहाँ पे अप्लाई होने हैं, हम सारे रिवाइज करेंगे। इवन एग्जाम्पल्स भी मैं आपको रिवीजन के लिए वही कैफ 3 वाली ही यूज करवाऊंगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाली, ताकि आपको जल्दी रिकैप आ जाए उनका। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हुए हम दोबारा प्रोजेक्ट ए पे आते हैं। ये प्रोजेक्ट ए हमारे पास है। अब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के साथ इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी असेस करने की बात करते हैं। हमने कहा लेट्स अज्यूम हमें प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ असेस करनी है, तो इसके लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन आर की चाहिए होती है। इस क्वेश्चन में हम अज्यूम करते हैं आर इज 10%। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आर को भी समझेंगे, आर होता क्या है, इसकी डिटेल पे भी बात करते हैं। बट फिलहाल रेट ऑफ रिटर्न है, आपने जो पहले एक चीज़ टर्म सीखी हुई है, उसी टर्म के हिसाब से हम इसको डिस्कशन को, इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। मैं इसको फर्दर एलैबोरेट आपके लिए इंशाअल्लाह ज़रूर करूँगा। अच्छा, ये अगर आर इज 10% और मुझसे कहा जाए कि अब बताइए क्या ये प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं, तो हम इस प्रोजेक्ट का एनालिसिस करें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को जानने के बाद कि भाई इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हो रही है 90 की, और अगले 1 2 3 4 5 और ये भी 5 सालों में ये रिटर्न आ रही है। पहली बात, हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जब ये रिटर्न भी 5 साल बाद है, ये भी 5 साल बाद है, तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। मैं इनको कंबाइन करके, चलिए हम इस तरह कंबाइन सिंपली करते हैं। मैं 20 की जगह यहाँ पे ही 24 लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना? ठीक है, तो ये भी 5 साल बाद था, ये भी 5 साल बाद था, तो मैंने कहा 5 साल बाद 24, इसमें एक लाइन को निकाल ही देता हूँ। तो अब मेरी कहानी क्या इस प्रोजेक्ट की कि भाई अगर हम 90 की इन्वेस्टमेंट आज करें तो फ्यूचर में 1 2 3 4 5 साल बाद ये कैश फ्लो आने वाले हैं। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट कंपैरिजन की तरफ चलते हैं तो हमें ख्याल आता है कि टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट ही परफॉर्म करने हैं, लेकिन इस टाइमिंग डिफरेंस को कैसे हल करें? डिस्काउंटिंग से। डिस्काउंटिंग का तरीकाकार क्या है? फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। और डिस्काउंट फैक्टर होता क्या है? डिस्काउंट फैक्टर अभी हमने पढ़ा था, ये डिस्काउंट फैक्टर कह लीजिए या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कह लीजिए, बाय वट एवर नेम यू कॉल इट। डिस्काउंट फैक्टर कह लीजिए या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कह लीजिए, वो होता है जी 1 + r रेज़ टू पावर -n। और ये जनाब हमने सिर्फ फ्यूचर कैश फ्लो पे अप्लाई करना होता है, इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में है, तो ये जनाब फ्यूचर कैश फ्लो है। 1 + r रेज़ टू पावर -r, n ख्याल रखना है पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है। 1 + r रेज़ टू पावर -n, 1 + r रेज़ टू पावर -n, 1 + r रेज़ टू पावर -n एंड 1 + r रेज़ टू पावर -n। यहाँ पे आपने ख्याल रखने हैं r 10% है, तो इसको मैं 1 + 10% लिखूंगा, तो 10% का मतलब 1 + 0.1 होता है, और ये मैथमेटिकली 1.1 बन जाता है। ये आपने मैथमेटिक्स इतनी ग्रिप आपकी वायदा वे मुझे लगता है अब होगी इंशाअल्लाह, जितना आप मैथमेटिक्स की हमें पढ़ के आते हैं आपको पता होगा कि ये हिसाब किताब कैसे चलता है। लेकिन स्टिल कोई बात मैं लिखूं समझ ना आए बेटा पूछ लीजिएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज़ द की। हर कैलकुलेशन की लॉजिक बेस समझ आनी चाहिए। ये कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो आपने रिपीटेडली अपने अर्लियर स्टडीज में पढ़ी हुई हैं, इसलिए हो सकता है मैं बाज़ इनको एक्सप्लेनेशन के बगैर लिख दिया करूं, लेकिन स्टिल अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछ ले। ये 1 + r को मैंने एलैबोरेट कर दिया आपको, ये 1 + r 1 + 10% से 1.1 कैसे बन गया। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अब जरा कैलकुलेट कर दीजिए इनकी प्रेजेंट वैल्यू। 36.36, ये कितनी बनी? 24.79। जी नेक्स्ट 15.03, नेक्स्ट 66, नेक्स्ट 14.90। अच्छा, ये अब देखिए ये हमारे बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू है, इनका टोटल ले लीजिए क्या है? 104.7
7, 5 या 4? 4 या 5? ये इतना डबल माइंडेड क्यों है लोग ये यहाँ पे? अभी भी डबल माइंड है भाई। 15 जमा 9 4। अच्छा जी, ये मेरे पास जो आया है ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स है, और मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? 90। तो जनाब यहाँ से हमारा जो मुझे पता लगता है कि बेनिफिट्स 104 है और इन्वेस्टमेंट 90 है, तो नेट में बेनिफिट है 14.74 का नेट बेनिफिट है। नेट बेनिफिट है तो इसका मतलब प्रोजेक्ट मेरा फीजिबल है, प्रोजेक्ट इज फीजिबल। ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इस कॉन्सेप्ट की कि भाई एक प्रोजेक्ट जिसमें इन्वेस्टमेंट 90 की होनी है और अगले 5 सालों में उससे ये कैश रिटर्न आनी है, तो हम कंपैरिजन के लिए फ्यूचर की रिटर्न्स को प्रेजेंट वैल्यू में अगर ले आए तो हमें पता लगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स या फ्यूचर रिटर्न 104 है, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट में है, तो बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट नेट बेनिफिट आ रहा है 14.74, और चूंकि नेट बेनिफिट है तो हम कहेंगे जी प्रोजेक्ट इज फीजिबल। ये जो टूल हमने पढ़ा है इस एग्जाम्पल में, ये हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू का टूल है, याद है ना आपको? दिस इज योर एनपीवी टूल, जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है, और इसका असूल हमने पढ़ा हुआ है। बल्कि मैं इसको अगर इक्वेशन इसकी रिकॉल करवाऊँ आपको, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू की इक्वेशन है। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल आउटफ्लोज। जैसे हमारे केस में 104.74 माइनस 90, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज 14.74, और ये साथ इसका डिसीजन रूल आ गया। इफ एनपीवी इज नेगेटिव, अगर हमारा आंसर नेगेटिव आता इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट ज़्यादा है, और कॉस्ट ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट होता है। लेकिन इस केस में जैसे कि हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब बेनिफिट ज़्यादा है, और बेनिफिट ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है। ये हमारा डिसीजन मेकिंग फिजिबिलिटी का रूल आ गया। आपने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी सेस करनी है, आप एनपीवी कैलकुलेट कीजिए, और एनपीवी कैलकुलेट करने के बाद अगर पॉजिटिव एनपीवी है तो प्रोजेक्ट फिजिबल है, क्योंकि पॉजिटिव एनपीवी का मतलब बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट से। अगर एनपीवी नेगेटिव आ रही है इसका मतलब कॉस्ट ज़्यादा है, बेनिफिट से कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है। एक काम कीजिए, यही एनपीवी की कैलकुलेशन आप प्रोजेक्ट बी के लिए ज़रा रिपीट कीजिए। ये प्रोजेक्ट बी का डाटा आपके पास है, इसके लिए ये कैलकुलेशन रिपीट कीजिए। डिस्काउंट फैक्टर आर यहाँ पे अगेन वही 10% ही ले लीजिए। प्रोजेक्ट बी के लिए भी आर 10% लेते हुए इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। और यहाँ पे भी आप इसी तरह ये 5 साल में इन वैल्यूज़ को यहाँ पे 4 जमा 2 6 ले सकते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू इस प्रोजेक्ट की कैलकुलेट कीजिए। इन्वेस्टमेंट है 20 मिलियन की, और ये फ्यूचर रिटर्न्स हैं। 10% का डिस्काउंट फैक्टर है। रेट, डिस्काउंट रेट 10% है। रेट से 1 + r⁻⁻n बनाइए और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए।
जी 10 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 9.09 जी। 8 रुपए की 6.61 4.51 2.73 3.73। अच्छा बेटा आप जरा बोर्ड पे एक बार तवज्जो कीजिएगा ज़रा। हम प्रेजेंटेशन के रेफरेंस से इसमें थोड़ी सी एक चीज़ सीख लेते हैं कि एग्ज़ाम में हम क्या करेंगे। हमने कैश फ्लोज को इस तरह कॉलम में अरेंज किया, इन्वेस्टमेंट और उसके बाद ये फ्यूचर रिटर्न। इन्वेस्टमेंट को हम ब्रैकेट में या आउटफ्लो शो करते हैं, रिटर्न्स को पॉजिटिव फिगर्स शो करते हैं। इनफ्लो है तो पॉजिटिव है, आउटफ्लो है तो नेगेटिव है। इसके बाद हमने जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनको तो डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके 1+r⁴n से उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले ली। और इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट में इन्वेस्ट किया जाता है, इसको डिस्काउंट करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो यूजुअली हम अपनी वर्किंग में इसका डिस्काउंट फैक्टर 1 शो करते हैं और ये एज इट इज़ 20 नेगेटिव फिगर आगे कैरी हो जाती है। अब बजाय इसके कि मैं अलहदा से इसका टोटल दिखाऊं और फिर इसमें से ये माइनस करूं, मैं सिंपली इस कॉलम का टोटल ले लेता हूं। एक नेगेटिव फिगर है, नेगेटिव 20 से शुरू करें, पॉजिटिव फिगर एंटर कर दें, आपका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आएगा मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ख्याल रखना है, यहाँ पे बेटा ख्याल रखना है, कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं 20 माइनस ये करना शुरू कर देते हैं तो नीचे नेगेटिव पॉजिटिव का साइन उलट जाता है। तो हमेशा कैलकुलेशन -20 से शुरू कीजिए, -20 -20 साइन से शुरू कीजिए। ये माइनस फिगर है, इसको माइनस एंटर कीजिए कैलकुलेटर में, ये पॉजिटिव है, इनको पॉजिटिव एंटर कीजिए और इस पूरे कॉलम का जब सम करेंगे तो ये जो सम आपको मिलता है, ये जो सम आपको मिलेगा, ये सम आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू है और कितना है ये 6.67 और ये पॉजिटिव है। नॉर्मली अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो हम साइन नहीं लगाते, वैल्यू नेगेटिव है तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं। हमारी प्रेजेंटेशन है, एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन भी सीखनी है, पॉजिटिव के साथ साइन नहीं लगेगा, नेगेटिव के साथ हम ब्रैकेट लगा देते हैं। तो हमारी एनपीवी पॉजिटिव है। अब बताइए क्या ये प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं? दिस प्रोजेक्ट इज फीजिबल, क्योंकि हमने अभी पढ़ा असूल कि अगर किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव एनपीवी का मतलब है प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है और उस केस में प्रोजेक्ट फीजिबल होता है। तो ये प्रोजेक्ट भी फीजिबल है। हमने 2 प्रोजेक्ट्स एवेल्युएट किए। एनपीवी हमने कैलकुलेट की प्रोजेक्ट ए की, दैट वाज 14.74। एनपीवी हमने कैलकुलेट की प्रोजेक्ट बी की, दैट इज 6.67। और दोनों प्रोजेक्ट के बारे में हमने जो कंक्लूड किया, चूंकि दोनों की एनपीवी पॉजिटिव है इसलिए दोनों प्रोजेक्ट फीजिबल हैं। दोनों में बेनिफिट्स कॉस्ट से ज्यादा है, प्रोजेक्ट फीजिबल है। तो फिजिबिलिटी का रूल हमने डिस्कस कर लिया। अब कंपैरिजन के रूल पे भी बात कर लें। कंपैरिजन के रूल के लिए की हमें जरूरत पड़ती है तब जब ये दोनों प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों। जब प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है दोनों में से किसी एक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जब प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इसका मतलब दोनों में से किसी एक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है और जब किसी एक में करनी है तो उसमें करोगे जो बेहतर है। जैसे पेबैक पीरियड में हमने डिसाइड किया था बेहतर प्रोजेक्ट का फैसला कैसे किया जाता है, जिस प्रोजेक्ट का पेबैक शॉर्ट हो। और एनपीवी में बेहतर प्रोजेक्ट का फैसला किया जाता है जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि नेट रिटर्न को मेजर किया जा रहा है ना। तो जिस प्रोजेक्ट की नेट रिटर्न ज्यादा है वो प्रोजेक्ट फीजिबल है। अगर हमें ए और बी में से कोई एक प्रोजेक्ट करना है तो वो प्रोजेक्ट है ए, क्योंकि ए की एनपीवी ज्यादा है। जी जनाब, एनपीवी टूल ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हमने डिस्कस किया। किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी कैसे मेजर की जा सकती है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? और एनपीवी की बेस पे फिजिबिलिटी का डिसीजन और कंपैरिजन का डिसीजन कैसे लिया जाता है। कंपैरिजन की जरूरत हमें पड़ेगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ये प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, मतलब हमें मजबूरी ना हो इनमें से कोई एक करने की, तो हमें दोनों करने चाहिए, क्योंकि दोनों फीजिबल है ना। अगर हमें मजबूरी नहीं है तो दोनों फीजिबल है, दोनों में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर मजबूरी है, ये प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनमें से कोई एक ही हो सकता है, तो भाई एक ही प्रोजेक्ट करना है तो फिर प्रोजेक्ट ए करेंगे, उसकी एनपीवी ज्यादा है। जी बेटा।
जी बेटा, आपके साथी का सवाल बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है कि हमने अपने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करते हुए यहाँ पे 10% का रेट लिया और तमाम फ्यूचर्स के सालों में अज्यूम किया कि हर साल रेट 10% ही रहेगा। रियलिटी में तो रेट बदल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, रियलिटी में रेट बदल जाते हैं और बदलते रेटों के साथ भी फिजिबिलिटी डिस्काउंटिंग की जा सकती है, लेकिन उसका वो हमारे स्कोप में फिलहाल है नहीं, वो बीएफडी में डिस्कस करेंगे। की जा सकती है, वो एक अलग डिस्काउंटिंग का स्किल है, वो हम सीख लेंगे बीएफडी में इंशाअल्लाह, या यहाँ पे अगर जरूरत पड़ी कहीं किसी इलस्ट्रेशन में कोई एमसीक्यू सामने आ गया तो उसको भी हम बात कर लेंगे। फिलहाल ज्यादा अहम बात जो है कि यस वी अंडरस्टैंड कि डिस्काउंट रेट अगले सालों में बदल सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल फिजिबिलिटी एनालिसिस में अजम्पशन ये ली जाती है कि ये शायद नहीं बदलेगा। नॉर्मली प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट अप्रेजल हम एक ही डिस्काउंट रेट को इस्तेमाल करके करते हैं। प्रैक्टिकली भी मैं किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करता हूं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मुझसे कई क्लाइंट अपनी फिजिबिलिटीज वगैरह करवाते हैं असाइनमेंट, तो फिजिबिलिटी जब मैं उनकी प्रैक्टिकली भी करता हूं तो मैं एक ही रेट कैलकुलेट करता हूं और उसी पे फ्यूचर के तमाम कैश फ्लोज डिस्काउंट करता है। प्रैक्टिकली ऐसा किया जाता है, ये अज्यूम किया जाता है। वी नो इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है, इसमें थोड़ी कमजोरी है, फ्यूचर में रेट बदल सकता है, लेकिन देखिए ये चीज समझिए कि जो एनालिसिस है या फ्यूचर के बारे में, इट इज ऑल बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, और एस्टिमेट्स कभी एक्यूरेट नहीं हो सकते। और अगर आप रियल लाइफ के सारे वेरिएबल्स अपनी कैलकुलेशन में शामिल करना चाहो ना, तो वो इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी चीजें कि आपसे हैंडल ही नहीं हो पाएंगी। इसलिए रियल लाइफ की सारी चीजों को अपनी कैलकुलेशन में आप शामिल नहीं कर पाते। मैं फिर बता दूं, आपको डिफरेंट मॉडल्स पढ़ाए जाएंगे यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए डिफरेंट टेक्निक्स सिखाई जाएंगी। हर टेक्निक के साथ कुछ ना कुछ फ्लॉज, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस जुड़ी होती हैं, क्योंकि बात यह है कि ये टेक्निक्स मैथमेटिक्स प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है और मैथमेटिक्स इतना एडवांस अभी नहीं हुआ कि रियल लाइफ के सारे वेरिएबल को इनकॉर्पोरेट कर जाए। ठीक है, तो यस ये फ्लॉ आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया। ये इसका हमारे पास हल भी होता है कि हम वेरिंग डिस्काउंट रेट से डिस्काउंटिंग कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली हम वेरिंग डिस्काउंट रेट से डिस्काउंटिंग नहीं करते, हम सिंगल रेट से ही डिस्काउंटिंग करते हैं, और नोइंगली कि भाई ये इसमें थोड़ा सा फ्लॉ है इस टूल में, लेकिन दिस इज हाउ इट इज मोस्ट सूटेबल। इसके बावजूद ये मोस्ट सूटेबल रहता है हमारे लिए। जी, एनी अदर क्वेश्चन? आर को हमारा जो चैप्टर है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट आर, उसी पे है। इस पर अभी हम इलेबोरेट करेंगे। मैं कॉस्ट का, ये आर का मतलब में भी आज नहीं तो कल आपको मैं मजीद अभी इलेबोरेट करूंगा, और इसकी कैलकुलेशन पे हमारा पूरा एक चैप्टर है। इंट्रोडक्टरी लेवल स्कोप उसकी कैलकुलेशन हमारे पास इस बीआईए में है, और एडवांस लेवल कैलकुलेशन इंशाअल्लाह हम उसकी आर की कैलकुलेशन CFA 4 में डिस्कस करेंगे। पूरा एक चैप्टर हमारे पास आर की कैलकुलेशन पे अवेलेबल है। जी जी बेटा, एवरीथिंग अबाउट फ्यूचर इज एस्टिमेट। आर भी हमारा एस्टिमेट होता है और कैश फ्लो भी एस्टिमेट होते हैं। मैंने कल एक बात बताई थी ना कि ये डिसीजन मेकिंग में एक इनहेरेंट रिस्क है कि डिसीजन मेकिंग फ्यूचर के बारे में है, और फ्यूचर हमेशा अनसर्टन होता है। फ्यूचर का हमेशा हमारे पास एस्टिमेट ही हो सकता है, फ्यूचर का एक्चुअल डाटा मेरे पास नहीं हो सकता। एक्चुअल तो सिर्फ पास का डाटा अवेलेबल है ना, फ्यूचर का एक्चुअल डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं हो सकता। तो हमेशा जो डिसीजन मेकिंग है, इट यूजेस फ्यूचर डाटा एंड एस्टिमेट्स। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, हमने अभी ये जो दो एक्टिविटीज परफॉर्म की, मुझे लगता है ये हमने इलस्ट्रेशन 8 और 9 को हमने देखा। हमने अच्छा यहाँ पे हमने फिजिबिलिटी रूल भी देख लिया, हमने कंपैरिजन रूल को भी डिस्कस कर लिया। अब बल्कि आर की बारी आई है भाई, मेरा ख्याल से थोड़ा आगे चल के आनी तो आ गई आर की बारी। आर क्या है? प्रोजेक्ट ए से ही कहानी शुरू करते हैं, तो आर के मतलब को समझने के लिए यहीं से हम कहानी शुरू करते हैं, आर के मतलब को समझने के लिए। मैंने आपको शायद कल मैं एक आध जुमला बोल देता हूं, उस वक्त आप लोगों को रजिस्टर नहीं होते, इसलिए मैं दोबारा उस जुमले को रेफर करता हूं। एक मैंने आपसे बात कल की थी कि कारोबार के पास आइडल फंड्स, इजाफी पैसे कभी, फालतू पैसे कभी पड़े नहीं होते।
क्योंकि पैसे किसके होते हैं? कारोबार के होते हैं या इन्वेस्टर के होते हैं? इन्वेस्टर के होते हैं। पैसे इन्वेस्टर के होते हैं। इन्वेस्टर पैसे कारोबार को देता है इस्तेमाल के लिए कि भाई इस पैसे को इस्तेमाल करो, इस पे कुछ कमाई करो और मुझे वो कमाई में से मेरा हिस्सा दो। तो इसीलिए अगर कारोबार के पास कभी इजाफी पैसे बच जाए, इजाफी पैसे से मराद जिसका इस्तेमाल उसके पास नहीं है, तो वह इजाफी पैसे कारोबार अपने पास नहीं रखता और इन्वेस्टर को वापस कर दे, भाई रखो भाई, कल को कारोबार में मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुमसे ले लूंगा, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि कारोबार को पता होता है कि पैसे कारोबार में इजाफी अगर पड़े रहेंगे तो कल को इन्वेस्टर कहेगा इस पे मुझे रिटर्न भी दो, इस तुमने इस्तेमाल किए नहीं किए, मेरे पास तो नहीं थे ना। कारोबार सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना भाई। तो इन्वेस्टर कारोबार से कह सकता है भाई मेरे पैसे तो तुम्हारे पास थे, तुमने इसको इस्तेमाल किया ही नहीं किया, मुझे तो इस पर रिटर्न दो। तो इसलिए कारोबार के पास अगर इस्तेमाल करने के मौके ना हो तो वो पैसा इन्वेस्टर को दे देता है। अब जब कारोबार के पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, कारोबार आप कर रहे हैं, इफ यू आर इनटू बिजनेस, और आपके सामने एक मौका आया कि भाई प्रोजेक्ट ए में अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें फ्यूचर में रिटर्न्स आ सकती हैं। आपने एस्टिमेट किया कि कारोबार प्रोजेक्ट ए में लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट इतनी चाहिए और अगर हम ये इन्वेस्टमेंट करें तो फ्यूचर में ये रिटर्न्स आ सकती हैं। या आपने एस्टिमेट किया, एक प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की। रियल लाइफ में काम कैसे होगा जो उस अंदाज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले प्रोजेक्ट का आइडिया आपके सामने आता है, फिर उस आइडिया के मुताबिक आप उसके एस्टिमेट्स जनरेट करते हो कि इस कारोबार करने में इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी और अंदाजन इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में फ्यूचर में कितनी रिटर्न्स आएंगी। डिसीजन अभी नहीं हुआ, अभी सिर्फ हमने आइडिया और उसके बेसिस पे एस्टिमेट डेवलप किया। नेक्स्ट काम किया जाता है कि भाई इस कारोबार के लिए जो पैसे चाहिए वो कहां से आएंगे। अभी हमने फैसला किया नहीं कारोबार करने का, लेकिन ये सारा काम फैसला करने से पहले किया जाता है कि भाई अगर हम ये कारोबार करेंगे तो ये पैसे कहां से लाएंगे, क्योंकि कारोबार में पैसा इजाफी नहीं होता। तो लेट्स अज्यूम हमने फैसला किया, हमारे पास, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे पास पैसा इजाफी नहीं है, मैंने फैसला किया ये पैसा मैं एक इन्वेस्टर से लूंगा। अब इन्वेस्टर वो एक्स है, वाई है, जेड है, वो इक्विटी है, डेट है, उसमें हम बात नहीं करते, ये हमारा एक अलहदा चैप्टर है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पैसा कहां से लिया जा सकता है कारोबार के लिए, चैप्टर नंबर 2 हमने यही पढ़ना है, ठीक है। बहरहाल पैसा मैं सोचूंगा ये पैसा मैं कहां से ले सकता हूं। लेट्स अज्यूम मैंने कहा जी ये पैसा मैंने इन्वेस्टर एक्स से लेना है। मैं इन्वेस्टर एक्स के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा भाई मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट ए है जिसमें इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और ये उससे फ्यूचर में रिटर्न्स आएंगे, आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट। अब इन्वेस्टर का जवाब होगा ठीक है भाई मैं इन्वेस्ट तो कर दूंगा लेकिन मुझे ये रिटर्न चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो अगर तो आप मुझे ये रिटर्न गारंटी करते हो, ये रिटर्न देने पे तैयार हो, तो फिर मैं पैसा देने पे तैयार हूं इस कारोबार के लिए। अगेन मैंने अभी भी डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि अब मुझे क्या देखना है, क्या ये कारोबार इन्वेस्टर को 10% रिटर्न देने की अहलियत रखता है। क्योंकि भाई बात यह है कि ये कारोबार मैंने सवाब के लिए नहीं करना, मैंने इन्वेस्टर से पैसा लेके ये कारोबार करना है और इन्वेस्टर की रिटर्न उसको वापस करनी है, फिर अपनी जेब में तो कुछ बचाना है ना। तो अब उसका तरीकाकार क्या है, मैंने दोबारा सुन लो, स्टेप नंबर 1 प्रोजेक्ट का आइडिया आइडेंटिफाई किया, स्टेप नंबर 2 उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर रिटर्न्स का एस्टीमेट बनाया, स्टेप नंबर 3 मैंने इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो इन्वेस्टर है उससे उसकी रिक्वायर्ड रिटर्न पूछी कि भाई ये पैसा दोगे कितनी रिटर्न मांगोगे। अब अगला स्टेप है मुझे देखना है क्या ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टर की रिटर्न देने की अहलियत रखता है, और वो देखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने प्रोजेक्ट की रिटर्न्स को इन्वेस्टर के रेट पे डिस्काउंट कर दिया, जिसका नतीजा क्या निकला, मेरी जो फ्यूचर वैल्यू थी 134, इसमें से कुछ डिडक्शन हो गई, डिडक्शन हुई और उसके बाद जो मेरे पास नेट वैल्यू बेनिफिट की बच गई वो बची 104.74। डिडक्शन कितनी होगी जरा बता दो मुझे जरा। डिस्काउंटिंग प्रोसेस में 134 से हम 104.74 पे आ गए ना, 29.26।
ये डिडक्शन डिस्काउंटिंग प्रोसेस में आई है, जरा समझ लो बेटा, बात ऐसे ही हुआ ना। मेरे पास जो फ्यूचर में बेनिफिट्स आने थे वो 134 के थे, मैंने उनको 10% पे डिस्काउंट किया तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 104.74। इसका मतलब डिस्काउंटिंग प्रोसेस में 29.26 मेरी कटौती होगी। ये 29.26 जो कटौती है ना, बेसिकली ये आसानी के लिए, अगर बारीकी में जाएंगे तो कुछ और कॉन्सेप्ट भी हैं, वो सीफा 4 में शायद डिस्कस होंगे, लेकिन आसानी के लिए आप समझो कि मैंने जब रिटर्न्स को 10% पे डिस्काउंट किया तो मैंने बेसिकली इन्वेस्टर को जो 10% रिटर्न देनी है ना, वो निकाल के लादा कर दी कि फ्यूचर में जो मुझे पैसे आने हैं उसमें से 10% इन्वेस्टर को रिटर्न देनी है। वो साइड पे कर दो जरा, वो साइड पे किया तो बाकी क्या बचा। अब मैंने क्या, इन्वेस्टर को सिर्फ रिटर्न ही देनी होती है, रिटर्न के अलावा उसको प्रिंसिपल भी तो देना है ना। तो जनाब इसके बाद मैंने इसमें से प्रिंसिपल लेस किया। अब क्या मेरी जेब में कुछ बचा इस प्रोजेक्ट करने के बाद? यस। जब मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था मेरी जेब थी खाली, मैंने इन्वेस्टर से लिया 90, प्रोजेक्ट में डाल दिया, इन्वेस्टर से 90 लेके प्रोजेक्ट में डाल दिया, प्रोजेक्ट से जो कमाया उसमें से इन्वेस्टर को मैं उसकी रिटर्न देता रहा, रिटर्न देने के बाद जो बचा उसमें से उसका प्रिंसिपल भी दे दिया। प्रोजेक्ट खत्म होगा तो मेरी जेब में क्या बचा? 14.700। प्रोजेक्ट शुरू किया था मैंने 0 से, प्रोजेक्ट खत्म किया 14.74 पे। इसका मतलब प्रोजेक्ट करने की वजह से मेरी वेल्थ में, मेरी जेब में इतने पैसे ज्यादा हो गए। ठीक है जी। तो ये है हमारी ओवरऑल आर का मतलब देख रहे हैं तो इसको समझ लो। आर यहां से फिर क्या पता लगा? आर क्या है? इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रिटर्न। इस प्रोजेक्ट में जिस इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है उसका रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है। अच्छा, प्रोजेक्ट में जो पैसा लगता है उसको दोबारा उसको भी जरा समझ लो। प्रोजेक्ट में जो पैसा लगता है ये लॉन्ग टर्म पैसा है या शॉर्ट टर्म पैसा है? लॉन्ग टर्म पैसा है। और लॉन्ग टर्म पैसा कहां से हासिल किया जा सकता है? इक्विटी से भी और लॉन्ग टर्म डेट से भी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेटा एक बात याद रखिएगा, इक्विटी को लॉन्ग टर्म, इक्विटी तो होती लॉन्ग टर्म है, इसको हम इक्विटी कैपिटल कहते हैं, और लॉन्ग टर्म डेट को हम डेट कैपिटल कहते हैं। और कलेक्टिवली इनको हम कैपिटल एम्प्लॉयड या सिर्फ कैपिटल भी कह सकते हैं। आपने अकाउंटिंग में पढ़ा है कैपिटल से मुराद होता है शेयर होल्डर का पैसा। यहां पे डेफिनेशन थोड़ी सी हम बदलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये डेफिनेशन थोड़ी सी एक्सपैंड होती है। कैपिटल से मुराद सिर्फ शेयर होल्डर का पैसा नहीं लिया जाता, कैपिटल से मुराद लॉन्ग टर्म फंड्स लिए जाते हैं। लॉन्ग टर्म फंड इक्विटी से भी आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंड डेट से भी आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म फंड इक्विटी से हैं तो उसको हम इक्विटी कैपिटल भी कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंड डेट से हैं तो उनको डेट कैपिटल भी कह सकते हैं। कलेक्टिवली इस पैसे को हम कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस, या कैपिटल भी कह सकते हैं। तो कारोबार में जो कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा रेज किया जाता है वो कैपिटल कहलाता है। कारोबार में कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा फाइनेंस रेज किया जाता है उस फंड को भी हम कैपिटल कहते हैं। वो इक्विटी कैपिटल भी हो सकता है, वो डेट कैपिटल भी हो सकता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ द टू भी हो सकता है, कुछ डेट कुछ इक्विटी मिला के भी हो सकता है, बट कलेक्टिवली इसको कैपिटल कहेंगे। तो हमने कहा ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये हमारी कैपिटल है। हमने इन्वेस्टर से यहां से लें, यहां से लें, या कुछ यहां से कुछ यहां से लें, कलेक्टिवली दिस इज कैपिटल। इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट में होती है वो कैपिटल होती है, और कैपिटल की इन्वेस्टमेंट जब आप रेज करते हो तो उसके ऊपर इन्वेस्टर आपसे कॉस्ट मांगता है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो आर जो बेसिकली है वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। अभी आप उसको रेट ऑफ रिटर्न समझते आ रहे थे, तो उसको हम जरा मजीद एलैबोरेट करें। है वो रेट ऑफ रिटर्न ही, लेकिन किसका? इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न है, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है कि इन्वेस्टर जो कारोबार में पैसा लगा रहा है उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन जो इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न है कंपनी की तो कॉस्ट बन जाती है ना। इन्वेस्टर को कंपनी ने जो पेमेंट करनी है फंड्स यूज करने के लिए, तो कंपनी की तो वो कॉस्ट है। तो किताबों में इसके लिए डिफरेंट वर्ड यूज किए जाएंगे। कहीं पे इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा जाएगा, कहीं पे इसको रिक्वायर्ड
रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर लिखा जाएगा। कहीं पे ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको लिखा नजर आएगा। एक आध और भी इसकी टर्म है, लेकिन वो जब चैप्टर 3 में जाएंगे तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे। आर क्या है? आर प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। प्रोजेक्ट में जो कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है उसकी कॉस्ट है। जी, व्हाट इज आर? बाकी मजीद इसकी डिस्कशन, इसकी कैलकुलेशन हमारा चैप्टर 3 है इंशाअल्लाह। एक हमारा बड़ा अच्छा टेक्निकल चैप्टर है, अगेन है इंट्रोडक्टरी लेवल ही। सीफैप में डिटेल में हमने पढ़ना है, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी लेवल पढ़ेंगे और उसमें से भी कंपलसरी लॉन्ग क्वेश्चन हमें आता है। हिस्ट्री जो हमें बताती है, पिछले हम कोई 6-7 अटैम्प्ट देखते हैं कैप 6 पुरानी स्कीम में, तो हर अटैम्प्ट में हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी एक सवाल मिलता है 13-14 नंबर का। हर अटैम्प्ट में हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से भी सवाल मिलता है 15-18 नंबर का। जी, एनी क्वेश्चन? आर पे मजीद बातें हमारी आगे चल के होंगी। यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब ही समझाना आपके लिए काफ़ी है कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और यहाँ पे व्हाट इज आर लीजिए जी, ये इसकी थोड़ी समरी लिख दी गई। आर क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन द प्रोजेक्ट है, इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। इसकी कैलकुलेशन हम चैप्टर 3 में कवर करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर 3। जी, एनी क्वेश्चन? जी बेटा। एक्सेस पैसा जिसको बिजनेस के पास इस्तेमाल करने की अपॉर्चुनिटी ना हो, इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी ना हो, बिजनेस अपने पास कैरी नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। रिजर्व फंड्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? रिजर्व कहाँ पड़े होते हैं? डेबिट साइड पे पड़े होते हैं, क्रेडिट साइड पे पड़े होते हैं। और फंड्स एसेट होता है, लायबिलिटी होते हैं? एसेट डेबिट साइड पे होता है, क्रेडिट साइड पे होता है। बात कुछ अजीब सी नहीं होगी? आपने कहा फंड्स पड़े होते हैं, लेकिन फंड्स क्रेडिट साइड पे पड़े होते हैं। डेबिट पे फंड्स पड़े होते हैं तो किस हेडिंग में पड़े होते हैं? एसेट में पड़े होते हैं। और एसेट में पड़े होते हैं तो कहाँ? प्लांट एंड मशीनरी में पड़े होंगे, स्टॉक में पड़े होंगे, कहाँ पड़े होते हैं? कैश में पड़े होते हैं। देखा ना, आपका कॉन्सेप्ट कमजोर हो गया थोड़ा सा। बात आपने ठीक शुरू की थी कि बिजनेस में रिजर्व्स पड़े होते हैं, रिजर्व्स रिटेन्ड अर्निंग पड़ी होती है, लेकिन वो इक्विटी साइड पे है। फंड्स की जब हम बात करते हैं सरप्लस, तो वो हमें एसेट साइड पे नजर आने चाहिए। उधर रिजर्व पड़े हुए हैं, लेकिन एसेट साइड पे जाओ तो फालतू फंड नहीं पड़े हुए। जो पड़े हुए हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, वो या वो पीपी में इन्वेस्ट हुए हैं, या वो इन्वेंट्री में इन्वेस्ट हुए हैं, या वो डेटर्स में इन्वेस्ट हुए हैं। वो इन्वेस्ट हो गए, वो इस्तेमाल हो गए हैं। ठीक है, तो मैंने तो कहा जो इस्तेमाल नहीं हुए वो वापस कर देते हैं। जो हमारे पास लायबिलिटी साइड पे जो रिजर्व में इक्विटी नजर आ रही है कि शेयर होल्डर का पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ है, वो कहां पड़ा होगा? एसेट साइड पे। और एसेट साइड पे आइडल नहीं पड़ा हुआ, वो एसेट साइड पे इन्वेस्ट हुआ हुआ है कारोबार में। जो आइडल है वो वापस कर दिया हुआ हमने, क्योंकि अब मैंने जब भी कारोबार करना है, मैं अपनी कोई मशीन बेच के तो नया कारोबार ना करूंगा, क्योंकि मेरे पास आइडल पैसा कैश एंड बैंक में 2-4 अरब नहीं पड़ा होता। वो सारा जो एक्सेस कमाया था सारा मैंने वापस कर दिया। कैश में अगर पड़ा हुआ है तो उतना पड़ा हुआ है जो रोजमर्रा जरूरियात के लिए मुझे चाहिए होता है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा पैसा फंड्स हम बिजनेस में आइडल नहीं रखते। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी बेटा, वो भी बिजनेस की नीड है ना, वो बिजनेस में पैसा इस्तेमाल हो रहा है। वर्किंग कैपिटल से मुराद क्या है? डेटर्स में इन्वेस्ट हुआ हुआ है, इन्वेंट्री में पैसा पड़ा हुआ है, खर्चे के लिए कैश पड़ा हुआ है, यही है ना वर्किंग कैपिटल। तो जरूरत का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, जरूरत से ज्यादा नहीं पड़ा हुआ। जरूरत से ज्यादा मतलब नए प्रोजेक्ट के लिए पैसा हम जब भी निकलेंगे इन्वेस्टर से मांगेंगे, जब भी हमें नए प्रोजेक्ट के लिए जरूरत होगी पैसे की, इन्वेस्टर से रेज करेंगे। अच्छा जी, ये एनपीवी की टर्म को भी जरा हम समझ लें, नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या बताती है। मैं इसी एग्जाम्पल से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब भी समझ लेते हैं। हमने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था एज एन इन्वेस्टर, मेरी पॉकेट 0 थी, लेकिन प्रोजेक्ट जब मैं खत्म करूंगा तो मेरी पॉकेट में 14.74 बचता है। अच्छा, यहां पे एक बात बेटा नोट कीजिएगा, ये जो 14.74 मेरी पॉकेट में बच रहा है, ये कैश नहीं है, ये उस कैश की प्रेजेंट वैल्यू है, क्योंकि भाई ये जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू है।
तो मैं अगर प्रोजेक्ट करूंगा तो प्रोजेक्ट करने के नतीजे में जो प्रोजेक्ट के एंड में मेरी जेब में सरप्लस बचेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू 14.74 है। प्रोजेक्ट शुरू किया तो मेरे पास वैल्यू जेब में 0 थी, प्रोजेक्ट खत्म करूंगा तो मेरी जेब में वैल्यू होगी 14.74। इसका मतलब प्रोजेक्ट के नतीजे में मेरी वेल्थ में इजाफा आ गया। मैं पहले 0 पे था, अब मेरी वेल्थ में 14.74 मिलियन का इजाफा आ गया। तो एनपीवी बेसिकली मेजर करती है आपकी चेंज इन इन्वेस्टर्स या बिजनेस मैन या शेयर होल्डर्स वेल्थ। इन्वेस्टर से पैसा लेके उसको विद रिटर्न वापस करने के बाद जो पैसा बचा, ये शेयर होल्डर्स वेल्थ में चेंज है। इसीलिए जब ये पॉजिटिव है तो हम कहते हैं एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि पॉजिटिव एनपीवी का मतलब वेल्थ में इजाफा हो रहा है। और अगर ये नेगेटिव आ रही हो तो हम कहते हैं रिजेक्ट कर दो, क्योंकि नेगेटिव एनपीवी का मतलब वेल्थ में कमी है। तो कारोबार वेल्थ में इजाफे के लिए किया जाता है, वेल्थ में कमी के लिए नहीं किया जाता। पॉजिटिव एनपीवी है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने से वेल्थ में इजाफा आएगा। नेगेटिव एनपीवी है, प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दो, क्योंकि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने से नेगेटिव एनपीवी मतलब वेल्थ में कमी आएगी। तो कारोबार वेल्थ में इजाफे के लिए किया जाता है, कमी के लिए नहीं किया जाता। तो यहां पे हम दूसरी जो टर्म है एनपीवी उसको भी समझ लें। एनपीवी मेजर्स द चेंज इन वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। पॉजिटिव एनपीवी मींस एडिशन टू शेयर होल्डर वेल्थ एंड वाइस वर्सा। इसीलिए हम पॉजिटिव एनपीवी पे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिव पे हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं। जी एनी क्वेश्चन? जी बेटा। दोबारा सवाल पूछिए। अगर हम 8% या 10% रिटर्न्स इन्वेस्टर को दे रहे हैं तो हम और उसे कंसीडर कर रहे हैं। बेटा दोबारा यहाँ पे आइए। आपके साथी का एक सवाल है कि भाई अगर हम इन्वेस्टर को 10% रिटर्न दे रहे हैं तो 10% रिटर्न देने के बाद मेरे पास जो बच रहा है 14.74 है। बट अगर आप थोड़ी सी आप कह लीजिए इन्फ्लेशन की वजह से इस पर क्या असरात पड़ेंगे, तो मैंने आपको पहले बात की, ये जो 14.74 है ये किस टर्म में है? प्रेजेंट वैल्यू टर्म। तो इन्फ्लेशन तो फ्यूचर पे असरअंदाज डालती है ना, फ्यूचर वैल्यूज हो ना, उन पर इन्फ्लेशन के असरात होते हैं। जब मैं किसी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे ले आया हूं तो इन्फ्लेशन के असरात मैं इसमें से ऑलरेडी निकाल चुका हूं। ठीक है, इन्फ्लेशन के असरात इसमें से ऑलरेडी निकाल चुका हूं। और ये जो है ये प्रेजेंट वैल्यू, मतलब इसमें इन्फ्लेशन के अब कोई असरात नहीं है। इन्फ्लेशन के जितने असरात हैं वो डिस्काउंटिंग प्रोसेस में खत्म हो चुके हैं, निकाल दिए हैं हमने। डिस्काउंटिंग प्रोसेस जब हम करते हैं 10%, इसको सारा समझ लो, इस 10% में इन्फ्लेशन के असरात शामिल हैं। अगर जितनी इन्फ्लेशन ज्यादा होती जाएगी उतना इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रिटर्न बढ़ता जाता है। इन्फ्लेशन 5% है, इन्वेस्टर 10% से खुश है। इन्फ्लेशन 8% हो जाएगी, इन्वेस्टर कहेगा मुझे 13% रिटर्न दो। इन्फ्लेशन 15% हो जाएगी, इन्वेस्टर कहेगा मुझे 25% रिटर्न दो। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है ये रेट बढ़ता जाता है। और जब हम कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। प्रेजेंट वैल्यू में इन्फ्लेशन का कोई असरात नहीं होते। डिस्काउंटिंग प्रोसेस में सारे इन्फ्लेशन के असरात, मुज़र असरात सारे निकल जाते हैं। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाअल्लाह कल मिलेंगे, डिस्कशन को मजीद आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।